वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं और उस न्यू चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये चैप्टर जैक बोर्ड में 3 मार्क्स का वेटेज रखता है, मतलब इस चैप्टर से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस चैप्टर से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो मेडिकल स्ट्रीम का हो चाहे वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम का एग्जाम हो, आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। स्टूडेंट, ये चैप्टर डायरेक्टली डी ब्लॉक से लिंक है। अब ये कैसे डी ब्लॉक से लिंक है, जब आप इस चैप्टर के डिटेल को स्टडी करेंगे तो ये बात आप खुद ब खुद फील करेंगे। तो आइए हम लोग एक बहुत आसान सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट फैमिलियर विद दिस कंसेप्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। मतलब मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड क्या होता है, पहले हम लोग ये समझते हैं। तो देखिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। व्हेन 2 or more than 2 simple and small, when 2 or more than 2 simple and small salt molecules combine among themselves to form a large molecule, then this large molecule formed is known as the molecular or addition compound। अब मैं इसी बात को आपको हिंदी में समझाता हूं। जब 2 या 2 से ज्यादा छोटे और सिंपल सॉल्ट मॉलिक्यूल, छोटे छोटे और सिंपल सॉल्ट मॉलिक्यूल नंबर वाइज कितने होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, और वो क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करेंगे, एसोसिएट करेंगे, जुड़ेंगे, और जुड़ के एक बड़े मॉलिक्यूल का, एक बड़े सॉल्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे या एक बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से बनने वाला बिगर साइज का मॉलिक्यूल या बिगर साइज का कंपाउंड को हम लोग मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड कहते हैं। आइए इसी बात को स्टूडेंट हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट एग्जांपल में हम लोगों ने एक सिंपल और स्मॉल सॉल्ट मॉलिक्यूल लिया जिसका नाम क्या है, पोटासियम क्लोराइड। स्टूडेंट, बेसिक पॉइंट में आप ये बात समझते हैं कि एसिड और बेस जब आपस में कंबाइन करता है या रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं केसीएल के बारे में बात करूं तो केसीएल में पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड से पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड बेस और यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड बेस जब आपस में कंबाइन किया तो ये सॉल्ट पोटासियम क्लोराइड बना। उसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में कंबाइन किया होगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया होगा। मतलब इतना तो आप समझ गए होंगे कि पोटासियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों सॉल्ट मॉलिक्यूल हैं, और यही डेफिनेशन है कि जब 2 या 2 से ज्यादा सिंपल और स्मॉल सॉल्ट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर, एसोसिएट होकर, जुड़कर जब एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो इस तरह से बनने वाले मॉलिक्यूल को, बिगर साइज के मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को हम लोग मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड कहते हैं। देखिए, पोटासियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड सिर्फ आपस में जुड़ गया बाय द हेल्प ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन, और इस तरीके से आपका मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। और इस एग्जाम्पल का, इस कंपाउंड का नाम है स्टूडेंट कार्नालाइट, और आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्नालाइट। सो द फॉर्मूला ऑफ कार्नालाइट इज KCl.NgCl2.6H2O। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द वाटर ऑफ हाइड्रेशन इन द कार्नालाइट, मतलब कितना मॉलिक्यूल वाटर जुड़ा हुआ है, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड, इज कंबाइंड इन द कार्नालाइट मॉलिक्यूल। अब आइए, पोटासियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है, एल्यूमिनियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है, और आप देख सकते हैं कि 2 सॉल्ट मॉलिक्यूल, छोटे छोटे और सिंपल सॉल्ट मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं, और जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल का, बड़े कंपाउंड का, बड़े सॉल्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से बनने वाले कंपाउंड को हम लोग मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड कहते हैं। और पोटासियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट अगर सॉल्ट कंबाइन कर रहे हैं
और अगर मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड या फिर कोई सॉल्ट बना रहे हैं तो इस सॉल्ट का नाम है पोटास एलम। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है आपसे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटास एलम। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन इन द पोटास एलम, मतलब पोटास एलम में कितना वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। तो 24 वाटर मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड या डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इन द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इन द पोटास एलम और मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। अब मैं थर्ड एग्जांपल पे आ रहा हूं। यहां भी मैंने एक सॉल्ट लिया जिसका नाम है पोटासियम साइनाइड, और फिर मैंने एक और सॉल्ट लिया जिसका नाम है आपका फेरस साइनाइड। पोटासियम साइनाइड और फेरस साइनाइड आपस में कंबाइन किया, एसोसिएट किया, तो एक बिगर साइज का मॉलिक्यूल फॉर्म किया। इस बिगर साइज के मॉलिक्यूल को हम लोग मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड कहेंगे। उसी तरीके से कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट मॉलिक्यूल और अमोनिया जब आपस में कंबाइन किया तो कंबाइन करके एक बिगर साइज का एक बिगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड करते हैं। जहां तक बात रहा स्टूडेंट इन दोनों कंपाउंड का नाम का, तो ये हम लोग आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो मैंने डेफिनेशन क्या बोला, जब दो या दो से ज्यादा सिंपल और स्मॉल सॉल्ट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर, आपस में एसोसिएट होकर, आपस में जुड़कर, आपस में एडिशन कर जब एक बड़े सॉल्ट मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, देन दीज कंपाउंड्स आर नोन एज द मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। अब यहां से स्टूडेंट सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड स्टूडेंट दो टाइप का होता है। यहां से मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका डबल सॉल्ट और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सबसे पहले तो मैं आपको यही पहचानना सिखाता हूं कि हाउ वी विल रिकॉग्नाइज द डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन से मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड डबल सॉल्ट हैं और कौन से मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैं। तो स्टूडेंट आप इसके कंपोनेंट्स पे गौर करें, कंपोनेंट्स के मोल पे गौर करें। जब आप देखिए, आप यहाँ पे पोटासियम क्लोराइड का कितना मोल आपने लिया है, 1 मोल। मैग्नीशियम क्लोराइड का कितना मोल आपने लिया है, 1 मोल। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यू हैव टू कंसीडर 1 मोल, आपको 1 मोल मान के चलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं पोटासियम क्लोराइड का 1 मोल है और मैग्नीशियम क्लोराइड का भी 1 मोल है, मतलब इक्वी मोलर मिक्सचर है। मतलब जो कंपोनेंट आप मिला रहे हैं वो इक्वल मोल्स है, उनके इक्वल अमाउंट में है। तो याद रखिए, जब कभी भी बनाए गए मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड के कंपोनेंट्स के मोल, बनाए गए मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड के कंपोनेंट्स के मोल्स इक्वल नंबर में हो, तो इस तरह से बनने वाला मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड कहलाता है डबल सॉल्ट। जब इक्वल मोल्स में सिंपल और सॉल्ट मॉलिक्यूल को लेकर ऐसा कंपाउंड बनाएंगे तो ऐसे कंपाउंड को कहेंगे डबल सॉल्ट। लेकिन जब अनइक्वल मोल्स रहेगा, डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, तो ऐसे मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड को हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहेंगे। तो इस 4 एग्जांपल्स में से हम लोग अभी आइडेंटिफाई करेंगे कि डबल सॉल्ट कौन है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है। पहला एग्जांपल में हमने क्या देखा, कार्नालाइट में जो हमने कंपोनेंट्स लिया है वो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स में है, मतलब कार्नालाइट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आप एग्जाम में ऐसा न लिखें। हाँ जी, तो डबल सॉल्ट है। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन द इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ सिंपल एंड सॉल्ट मॉलिक्यूल। फिर देखिए, पोटासियम सल्फेट का 1 मोल, एल्यूमिनियम सल्फेट का भी 1 मोल, मतलब दोनों का 1-1 मोल है, मतलब इक्वी मोलर मिक्सचर में है। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 1-1 मोल होगा, 1-1 मोल होगा तभी आप उसको डबल सॉल्ट कहेंगे। नहीं, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए। वो इक्वल वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि पोटास एलम बनाने के लिए हमने जो कंपोनेंट्स लिए हैं वो कंपोनेंट्स इक्वल मोल्स में है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं पोटास एलम इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। थर्ड कंपाउंड में आ जाए स्टूडेंट, आप क्या देख रहे हैं, पोटासियम साइनाइड का आपने 4 मोल लिया है और फेरस साइनाइड का आपने 1 मोल लिया है। एक 4 मोल है और एक 1 मोल है, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ मोल, अनइक्वल नंबर ऑफ मोल। तो देन दिस कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और फिर आप क्या देख रहे हो कि कॉपर सल्फेट का आपने 1 मोल लिया है और अमोनिया का आपने 4 मोल लिया है। तो इस तरीके से आप जो मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड बनाए हो वो डिफरेंट नंबर ऑफ मोल से बनाए हो, तो बनने वाला कंपाउंड जो होगा, एडिशन कंपाउंड जो होगा, वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा। तो इस तरीके से आपने ये समझा कि मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड क्या होता है। उसके बाद आपने इसके टाइप्स को समझा और टाइप्स को समझने के बाद आप ये समझ गए कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। इक्वल नंबर ऑफ मोल
moles of the component, double salt. Unequal number of moles of the component, then it is complex salt. अभी हम इन दोनों का डिफरेंस भी समझेंगे, लेकिन स्टूडेंट आप समझिए केमिस्ट्री का वो ब्रांच जहां हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री के उस ब्रांच को हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, the branch of chemistry that deals with the study of complex salt, then that particular branch of chemistry is known as the coordination chemistry. मतलब केमिस्ट्री का वो भाग, रसायन विज्ञान का वो भाग, केमिस्ट्री का वो पार्ट जहां हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में स्टडी करेंगे, तो केमिस्ट्री के उस पार्ट को, उस पोर्शन को हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहेंगे। मतलब इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में स्टडी करेंगे, उसके नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे, उसके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, उसके फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में जितना भी हम लोग स्टडी करेंगे, और केमिस्ट्री के जिस पोर्शन में ये हम लोग स्टडी करेंगे, तो केमिस्ट्री के उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो उम्मीद करता हूं इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड के डेफिनेशंस, एग्जांपल्स को समझने के बाद और उसके टाइप्स को समझने के बाद अब हम लोग डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच में बेसिक डिफरेंस को समझते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने अभी अभी आपको कहा कि आप देखकर रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई या पहचान सकते हो कि कौन सा सॉल्ट आपका डबल सॉल्ट है और कौन सा सॉल्ट आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स में प्रेजेंट होंगे तो डबल सॉल्ट होंगे, और अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स नहीं होंगे, अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो आप उसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहेंगे। तो ये आपका एक फर्स्ट डिफरेंस है, जहां मैंने आपको लिख दिया कि अगर इक्विमोलर मिक्सचर है, मतलब देखिए पोटासियम क्लोराइड का भी मैंने 1 मोल लिया था और मैग्नीशियम क्लोराइड का भी मैंने 1 मोल लिया था, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स था, तो इसीलिए कार्नालाइट जो है, इस कंपाउंड का नाम ही कार्नालाइट है, तो कार्नालाइट जो है वो डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। लेकिन जब मैंने इस कंपाउंड को बनाया था तो पोटासियम साइनाइड का मैंने 4 मोल लिया था, और यहां पर मैंने फेरस साइनाइड का मैंने डिफरेंट मोल लिया था, 1 मोल लिया था। तो उसका उस कंडीशन में अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स था, तो इसका मतलब ये जो सॉल्ट है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो इफ अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, then it is complex salt, but if equal number of moles are present, then it is double salt. ये तो आइडेंटिफाई करने का तरीका है स्टूडेंट, लेकिन व्हाट इज मीनिंग ऑफ डबल सॉल्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, बेसिक डेफिनेशन क्या है? तो सुनिए, ऐसे सॉल्ट जो सॉलिड स्टेट में अपने आइडेंटिटी को तो मेंटेन रखते हैं, लेकिन वाटर में डालने पर वो डिसोसिएट हो जाते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसे सॉल्ट जो सॉलिड स्टेट में अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं। आइडेंटिटी को मेंटेन रखने का मतलब वो जिस फॉर्म में बन के आए हैं उसी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो डिसोसिएट नहीं होते हैं। डिसोसिएट नहीं होने का मतलब ही है कि वो अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं, लेकिन अगर वो डिसोसिएट हो गए तो इसका मतलब वो अपने आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं रख पाए, अपने अस्तित्व को बरकरार नहीं रख पाए स्टूडेंट। तो डबल सॉल्ट वैसे सॉल्ट होते हैं जो सॉलिड स्टेट में तो अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं, लेकिन वाटर में जब उसी सॉल्ट को डाला जाता है तो वाटर में वो डिसोसिएट होकर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जो भी सॉल्ट सॉलिड स्टेट में अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखे लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में अपने आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं रख पाए और आयंस में डिसोसिएट हो जाए, तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं। लेकिन वैसे मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड या वैसे सॉल्ट जो सॉलिड स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में दोनों स्टेट में अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं, मतलब डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट करते हैं। ये इसका बेसिक डेफिनेशन था। जैसे देखिए स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट में तो ये आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ, मतलब अपने आइडेंटिटी को मेंटेन किया, लेकिन हम इसी सॉल्ट को कार्नालाइट को मैंने वाटर में पुट कर दिया और एक्वस सॉल्यूशन बनाया। तो एक्वस सॉल्यूशन में मैंने क्या देखा कि जो सॉल्ट था वो आयंस में डिसोसिएट हो गया, जिस जिस आयंस के मिलने से बना था उसी उसी आयंस में डिसोसिएट हो गया। देखिए पोटासियम आयन अलग हो गया, क्लोराइड आयन अलग हो गया, मैग्नीशियम आयन अलग हो गया और क्लोराइड आयन अलग हो गया। तो एक्वस सॉल्यूशन में वो जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में नहीं रह पाया, अपना आइडेंटिटी को लूज कर दिया। तो सॉलिड स्टेट में अपना आइडेंटिटी को मेंटेन रखा, लेकिन एक्वस स्टेट में, एक्वस सॉल्यूशन में अपने आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं रख पाया और आयंस में डिसोसिएट हो गया। तो ऐसे सॉल्ट हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं। लेकिन एग्जांपल के फॉर्म, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आते हैं। स्टूडेंट, सॉलिड फॉर्म में तो ये अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखा है
अब मैं इस सॉल्ट को उठाकर वाटर में डाल दिया और एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, और एक्वस सॉल्यूशन में बनाने के बाद भी मैं क्या देख रहा हूं कि ये सॉल्ट कंप्लीटली नहीं डिसोसिएट हो रहा है। हाँ जी, ब्रैकेट के बाहर वाला पोर्शन तो डिसोसिएट हुआ है, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन है आप खुद देख सकते हैं कि डिसोसिएट नहीं हुआ है। मतलब एक्वस सॉल्यूशन में भी ये अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखा और सॉलिड स्टेट में भी अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखा। तो सॉलिड स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन दोनों में अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये सॉलिड स्टेट में तो अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में अपना आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं रखता है और आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं। तो ये मैंने सेकेंड डिफरेंस आपको बता दिया दोनों के बीच में। अब थर्ड पॉइंट सुन लो स्टूडेंट, यहां होता कुछ ऐसा है कि डबल सॉल्ट जो है वो जिस आयंस में डिसोसिएट होता है वो सभी आयंस का टेस्ट देता है, मतलब कलर प्रोड्यूस करता है। लेकिन सिंस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, इसीलिए ये आयंस का टेस्ट नहीं देते हैं, मतलब ये कोई कलर भी शो नहीं करते हैं। ये था आपका थर्ड डिफरेंस। फोर्थ है स्टूडेंट कि डबल सॉल्ट में सिर्फ आयनिक बॉन्ड होता है। आप आयनिक बॉन्ड जब क्लास 11 में पढ़े थे स्टूडेंट, तो वहां आपको बताया गया था कि आयनिक बॉन्ड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कैटायन और अनायन। तो आप देख सकते हैं कैटायन भी है, अनायन भी है, कैटायन भी है और अनायन भी है। तो डबल सॉल्ट में जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो आयनिक बॉन्ड होते हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी इसके जस्ट विपरीत कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आयनिक बॉन्ड के साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होते हैं। आप देख सकते हैं यहां भी कैटायन और अनायन है, मतलब आयनिक बॉन्ड तो होगा ही होगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट ये ब्रैकेट के अंदर में आप देखें ये जो मेटल लिखा हुआ है और उसके बाद साइनाइड जो यहाँ नॉन मेटल लिखा हुआ है, उसके नीचे देखिए एक नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बताता है। मतलब ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में यहाँ मतलब कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जुड़े गए स्पीसीज के बीच में यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अलावा आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब आयनिक बॉन्ड के साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर भी ज्यादा होता है। यही वजह है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में भी डिसोसिएट नहीं होता है। तो थर्ड पॉइंट था कि द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ द आयनिक बॉन्ड प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि डबल सॉल्ट में जो भी मेटल होंगे वो अपना नॉर्मल वैलेंसी शो करेंगे, मतलब जो उनका ग्रुप नंबर होगा वही वैलेंसी शो करेंगे। जैसे पोटासियम देखिए फर्स्ट ग्रुप का है तो उसका वैलेंसी 1 है या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अगर आप देखेंगे दूसरा मेटल जो यहाँ मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम सेकेंड ए ग्रुप का है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसका वो ग्रुप नंबर 2 है, इसीलिए वो ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी भी 2 शो करता है और यहाँ भी शो कर रहा है। मतलब डबल सॉल्ट में जो भी मेटल प्रेजेंट होंगे वो अपने नॉर्मल वैलेंसी में होंगे, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो मेटल प्रेजेंट होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। और याद करें स्टूडेंट, मैंने आपको डी ब्लॉक में बताया था कि डी ब्लॉक के भी मेटल जो होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आपको बताऊंगा, बट अभी आप ध्यान रख लो इस कंपाउंड में, इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2 है, लेकिन जो नीचे मैंने एग्जांपल लिखा है इसमें जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +3 है। मतलब यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का जो वैलेंसी है वो वैलेंसी अलग अलग है, मतलब वेरिएबल वैलेंसी है, लेकिन यहाँ पर सेम वैलेंसी है। पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट में स्टूडेंट, जो डबल सॉल्ट के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसका प्रॉपर्टीज वही होता है जो कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टीज हैं। मतलब जिस कंपाउंड से मिलके बना है उसका प्रॉपर्टीज, उसके कंपोनेंट्स का प्रॉपर्टीज और डबल सॉल्ट का प्रॉपर्टीज, दोनों का प्रॉपर्टीज सेम होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो कंपाउंड बन के आते हैं उनका जो प्रॉपर्टीज है उसका प्रॉपर्टीज अपने कंपोनेंट्स से अलग होता है। तो मैं आपको टोटल 6 पॉइंट यहां बता दिया, आप सुनते जाइएगा। अगर इक्विमोलर मिक्सचर में प्रेजेंट हो तो डबल सॉल्ट, अनइक्वल हो तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, सॉलिड स्टेट में आइडेंटिटी को मेंटेन करे लेकिन एक्वस में मेंटेन नहीं कर पाए तो डबल सॉल्ट, और सॉलिड और एक्वस सॉल्यूशन दोनों में मेंटेन कर पाए तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट आपका कि डबल सॉल्ट में आपका आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आपका आयनिक के साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पॉइंट नंबर 4 है कि मेटल अपने नॉर्मल वैलेंसी या नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मेटल का वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। पॉइंट नंबर 5 है कि डबल सॉल्ट का जो प्रॉपर्टीज है उसका प्रॉपर्टीज वही होता है जो उसके कंपोनेंट्स का होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का जो प्रॉपर्टीज है उसका प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, मतलब अपने कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टीज से
से डिफरेंट होता है। और लास्ट पॉइंट स्टूडेंट कि डबल सॉल्ट सभी आयंस का टेस्ट देते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सभी आयंस का टेस्ट नहीं देते हैं। और हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के डिफरेंस को समझने के बाद स्टूडेंट इसके एग्जांपल को भी आपको दिमाग में रखना होगा कि डबल सॉल्ट का थ्री वेरी मोस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है, दैट इज कार्नालाइट, पोटाश एलम एंड मोहर सॉल्ट। और इस चैप्टर में जितने भी एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे वो सारा का सारा एग्जांपल आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच के डिफरेंसेस आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा, इंटरेस्टिंग होते जाएगा और कंसेप्चुअल होते जाएगा, और चैप्टर आपसे बहुत ज्यादा फोकस का डिमांड करेगा, इसीलिए बहुत अच्छे से फोकस करते रहिए। सबसे पहले जब हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पहचानने का तरीका समझ गए कि अनइक्वल मोल्स रहेगा, डेफिनेशन समझ गए कि सॉलिड स्टेट में और एक्वस स्टेट में दोनों में ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा और सभी आयंस का टेस्ट नहीं देगा, एग्जाम्पल भी हम लोग समझ गए। तो उसके बाद हम लोग स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को में जो भी स्पीसीज प्रेजेंट हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं या क्या नाम रखे हुए हैं, आइए उसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये आपके सामने मैंने एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल लिया। स्क्वायर ब्रैकेट से जो बाहर का पोर्शन लिखा हुआ है उस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर का पोर्शन होता है उसे हम लोग आयोनाइजेबल स्फीयर कहते हैं, क्योंकि वो आपका एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है, आयंस में डिसोसिएट होता है ब्रैकेट के बाहर वाला पोर्शन, इसीलिए उसे आयोनाइजेबल स्फीयर कहते हैं। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ पोर्शन आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, इसीलिए नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर कहते हैं। तो इसके भी दो कंपोनेंट्स हो गए। अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट तो दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया आपका जो डिसोसिएट होने वाला पोर्शन है वो आयोनाइजेबल स्फीयर, और नहीं डिसोसिएट होने वाला पोर्शन है उसे हम कहते हैं नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर या फिर कॉम्प्लेक्स आयन, या फिर उसी का एक नाम है कोऑर्डिनेशन इंटाइटी। आयोनाइजेबल स्फीयर का दूसरा नाम सिंपल आयन है या मोबाइल आयन है, क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में डालने पर डिसोसिएट होता है, इसीलिए सिंपल आयन। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के लिखे गए पोर्शन, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया पोर्शन एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में पुट करने पर डिसोसिएट नहीं होता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स आयन। सिंस ये वाटर में डिसोसिएट हो जाता है, कौन? आयोनाइजेबल स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पोर्शन, और इसीलिए मूव करते रहता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ मूव करते रहता है, इसीलिए इसे मोबाइल आयन कहते हैं स्टूडेंट। अब चलिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन को देखते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट में स्टूडेंट आपको दो ही कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक कंपोनेंट होगा आपका सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा कंपोनेंट होगा लिगेंड। और सेंट्रल मेटल एटम, मेटल और नॉन मेटल को तो आप पहचानते होंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट में दो ही कंपोनेंट होंगे स्टूडेंट, तीसरा कंपोनेंट नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग में, अगर हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें तो ह्यूमन बीइंग में दो ही टाइप के आपको स्पीसीज मिलेंगे, जेंडर वाइज मिलेंगे, या तो वो मेल होंगे या तो वो फीमेल होंगे, तीसरा और कोई जेंडर आपको नहीं मिलेगा स्टूडेंट, जेंडर कोई और नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जब आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे, कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट पर आप देखेंगे, नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर वाले पोर्शन में देखेंगे तो आपको सेंट्रल मेटल एटम और आपको लिगेंड मिलेगा। तो जो मेटल प्रेजेंट होगा उसे हम सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे, और जो नॉन मेटल प्रेजेंट होगा उसे हम लिगेंड कहेंगे। और लिगेंड के पास एक नंबर लिखा हुआ रहेगा, उस नंबर को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड जब आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हेल्प से जुड़ता है तब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो कभी भी स्टूडेंट देखो, बेसिक एकदम बोर्ड पर जो मैंने बनाया उसको एक बार देख लो और दिमाग में एकदम डायग्राम क्लियर कर लो कि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पोर्शन लिखा हुआ रहेगा, चाहे वो लेफ्ट में लिखा हुआ रहे, चाहे वो राइट में लिखा हुआ रहे, चाहे वो फॉरवर्ड में लिखा हुआ रहे, चाहे वो बैक पोर्शन में लिखा हुआ रहे, तो जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला होगा उसे आयोनाइजेबल स्फीयर कहना। लेकिन जो ब्रैकेट वाला पोर्शन होगा, स्क्वायर ब्रैकेट वाला, उसे आप नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर, कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन इंटाइटी कहना। उसके बाद जब आप स्क्वायर ब्रैकेट में आओगे तो वहां दो ही कंपोनेंट को ढूंढना, मेटल और नॉन मेटल। जो मेटल प्रेजेंट होगा उसे सेंट्रल मेटल एटम कहना, और जो नॉन मेटल प्रेजेंट होगा उसे आप लिगेंड कहना। और लिगेंड के पास एक नंबर लिखा हुआ रहेगा और उस नंबर को आप कोऑर्डिनेशन नंबर कहना।
अब सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आइए स्टूडेंट इस बात को हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं। लेकिन मैं एक एग्जांपल और लूंगा जहां पर आपको खुद से बताना होगा कि कौन सा आयनाइजेबल है, कौन सा नॉन आयनाइजेबल है, कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है, कौन सा लिगेंड है और क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए ओके स्टूडेंट्स, तो एक एग्जांपल मैंने एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मैंने एक और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिया। अच्छा देखो नाम क्या है, आप इस पे अभी फोकस मत करो। नाम के लिए नोमेनक्लेचर एक सेगमेंट है और बहुत डिटेल से इस चैप्टर में ऐसे सॉल्ट का नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाया जाएगा। अभी तो आप पहचानने का तरीका सीखो कि कौन सेंट्रल मेटल एटम है, कौन लिगेंड है, कैसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पहचानेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बेसिकली होता क्या है। आप अभी इंट्रोडक्शन पोर्शन को पढ़ रहे हो, इसीलिए इन बातों को ध्यान से समझो। हाँ जी, मैंने क्या कहा था कि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पोर्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, वो उसे हम कहेंगे आयनाइजेबल स्फीयर। तो ये वाला पोर्शन देख सकते हैं, सल्फेट पार्ट जो है वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है, तो इसीलिए इस सल्फेट को हम लोग कहेंगे स्टूडेंट आयोनाइजेबल स्फीयर, आयोनाइजेबल स्फीयर। और जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसे स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग क्या कहेंगे, वाटर में डिसोसिएट नहीं होता है, इसीलिए इसे हम कहेंगे नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर। मैं शॉर्ट में लिखा हूं नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर, या इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे, या इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन इंटाइटी कहेंगे। अब नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर में आ जाओ। डिसोसिएट कौन होता है, नॉन आयोनाइजेबल के आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल, इसीलिए आयोनाइजेबल का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, सिंपल आयन। और नॉन आयोनाइजेबल डिसोसिएट नहीं होता है, इसीलिए इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। अब इस कॉम्प्लेक्स वाले पोर्शन में आ जाओ, नहीं डिसोसिएट होने वाले पोर्शन में आ जाओ। और अगर आपका दिमाग में स्टूडेंट अगर ये क्वेरी चल रहा है कि सर वाई, आखिर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन डिसोसिएट क्यों नहीं होता है, जस्ट बिकॉज इट इज बाइंडेड, इट इज मतलब कौन, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड आर बाइंडेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर बहुत ज्यादा है। एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहले से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ऊपर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर बढ़ गया, तो इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गया, स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गया। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोसिएटेड इन द वाटर एंड हेंस कॉल्ड एज द नॉन आयनाइजेबल स्फीयर। अच्छा, अब इस कॉम्प्लेक्स वाले पोर्शन में चलो, इसमें आपको मेटल दिख रहा होगा, तो उस मेटल को स्टूडेंट आप क्या बोलोगे, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम के बाद जो आपको नॉन मेटल दिखेगा उसे आप क्या बोलोगे स्टूडेंट, उसे आप लिगेंड्स कहोगे, लिगेंड्स, लिगेंड्स प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, लिगेंड्स। और लिगेंड्स के पास जो आपको नंबर दिखेगा उस नंबर को आप क्या कहोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी हम लोग इसका मतलब समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लिगेंड्स क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, लेकिन अभी तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, आयनाइजेबल स्फीयर, नॉन आयनाइजेबल स्फीयर आप पहचानना सीख गए हैं। तो आइए इसके डेफिनेशन। तो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले क्या है, आयनाइजेबल स्फीयर, मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का वो पोर्शन जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ होता है और एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का वो पोर्शन जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ होता है और एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर में, वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं आयनाइजेबल स्फीयर। अब आता है सेकेंड पोर्शन, नॉन आयनाइजेबल स्फीयर। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का वो पोर्शन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है तो और आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का वो पोर्शन जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होता है और एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है, आयनाइजेबल स्फीयर। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का वो पोर्शन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है और एक्वस सॉल्यूशन में वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, उसे कहते हैं नॉन आयनाइजेबल स्फीयर, कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन इंटाइटी। डिसोसिएट नहीं होता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स आयन और नॉन आयनाइजेबल स्फीयर कहते हैं। स्टूडेंट समझना मेरी बात को, देखो डिसोसिएट नहीं हुआ, इसीलिए आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ,
इसीलिए नॉन आयनाइजेबल स्फीयर कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड दोनों को एक साथ हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और आयन दोनों को हम लोग एक साथ कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। जैसे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? स्टूडेंट बोलेंगे। एग्जैक्टली सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड दोनों को एक साथ क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे। और सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड दोनों आपस में किस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए कोऑर्डिनेशन इंटाइटी कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का वो पोर्शन जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है और वाटर में डालने पर एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, उसे नॉन आयनाइजेबल या कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स आयन को स्टूडेंट हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने जितने भी एग्जाम्पल यहाँ लिखा है सब का सब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन नेचर वाइज कैटायनिक भी हो सकते हैं, अनायनिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये रहा सेंट्रल मेटल एटम, ये रहा लीगेंड, ये रहा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। और सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड को एक साथ क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन। और इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो किस तरह का कॉम्प्लेक्स हुआ? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ। फिर से देखो, ये रहा सेंट्रल मेटल एटम, ये रहा लीगेंड, ये रहा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड को एक साथ क्या बोले? कॉम्प्लेक्स आयन। तो आयंस में भी कौन सा आयंस है? पॉजिटिव आयन है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन को क्या बोलेंगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। फिर से देखो, ये रहा सेंट्रल मेटल एटम, ये रहा लीगेंड, ये रहा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड दोनों को एक साथ क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन। और आयन में भी कौन सा आयन है? नेगेटिव आयन। तो ये हो गया अनायनिक कॉम्प्लेक्स। फिर से ये रहा सेंट्रल मेटल एटम, ये रहा लीगेंड और ये रहा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड को एक साथ क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन। और आयंस में भी कौन सा पोर्शन है? नेगेटिव आयन। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन को क्या कहेंगे? अनायनिक कॉम्प्लेक्स। फिर से देखो, ये रहा सेंट्रल मेटल एटम और ये बचा हुआ जितना भी है वो सब का सब आपका लीगेंड्स है। हाउ मेनी लीगेंड्स? 3 + 2, 5 लीगेंड्स आर प्रेजेंट। तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन। लेकिन आप देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। फिर से देखो, ये रहा सेंट्रल मेटल एटम और ये रहा आपका लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को एक साथ क्या कहेंगे? उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे। और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसे हम लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आयनाइजेबल स्फीयर, नॉन आयनाइजेबल स्फीयर एंड द टाइप्स ऑफ नॉन आयनाइजेबल स्फीयर, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और मैं यहां से अभी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहा हूं। व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम, व्हाट इज लिगेंड एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग जब सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स को पहचानने का तरीका समझ गए, तो हम लोग सबसे पहले अब ये देखते हैं कि व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम एंड व्हाट आर लिगेंड्स। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स आयन या नॉन आयनाइजेबल स्फीयर का वो पोर्शन जो नेचर वाइज एसिडिक होता है, या जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, या फिर जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं स्टूडेंट, चैप्टर टफ नहीं है, चैप्टर बहुत इजी है, कंसेप्चुअल जरूर है। मतलब आप ग्रेट अटेंशन और फोकस से अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, बहुत इजी चैप्टर हो जाएगा ये। हाँ जी, तो कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहने वाला वो स्पीसीज या वो पोर्शन जो नेचर वाइज एसिडिक हो, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला हो और जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, उसे हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ वो स्पीसीज मतलब वो एटम मॉलिक्यूल या आयंस जो नेचर वाइज बेसिक हो, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले हो, या फिर जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज या फिर कोई चार्ज कंटेन करने वाले नहीं हो, तो ऐसे स्पीशीज को हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं दोनों को एक साथ लिखा हूं स्टूडेंट, ताकि आप उन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ सकें। जहां सेंट्रल मेटल एटम नेचर वाइज लेविस एसिड है, वहीं लिगेंड्स नेचर वाइज लेविस बेस है। दोनों अपोजिट नेचर का है, इसीलिए दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के काम करने से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन से सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन से कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होता है, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है।
फिर से देखेंगे, जहां सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पुअर, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने के कारण से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वहीं लिगेंड्स आपका इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन इफिशियंट होने के कारण से इलेक्ट्रॉन डोनर होता है इन द फॉर्म ऑफ, या फिर कह सकते हैं लोन पेयर डोनर होता है। और वैसे इसके नाम में भी लिखा हुआ है स्टूडेंट, L स्टैंड फॉर द लोन पेयर एंड D स्टैंड फॉर द डोनर। तो कॉम्प्लेक्स आयन का वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, किसको डोनेट करे, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे सेंट्रल मेटल एटम को, किस लिए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिगेंड्स। तो आज के बाद चैप्टर में जब कभी भी लिगेंड्स आएगा तो उसके स्पेलिंग में ही उसका नाम देख लेना, लोन पेयर डोनर to the central metal atom is known as the ligands, and the one which accept the electron is known as the central metal atom। जहां पर central metal atom के पास vacant ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, वहीं लिगेंड्स के पास या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो ऐसे लिगेंड्स को आप न्यूट्रल लिगेंड कहना, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ऐसे लिगेंड्स को आप अनायनिक लिगेंड कहना, और अगर पॉजिटिव चार्ज वाला लिगेंड होगा तो ऐसे लिगेंड को आप कैटायनिक लिगेंड कहना। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में होते हैं वो जनरली डी ब्लॉक के होते हैं। जनरली कहने का मतलब स्टूडेंट एक्सेप्शन है, मतलब एस, पी और एफ ब्लॉक के मेटल भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर में अगर आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देखेंगे तो उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो डी ब्लॉक का होगा। और इसका रीजन मैंने आपको डी ब्लॉक में पढ़ाया था, क्योंकि डी ब्लॉक के मेटल के पास स्मॉल साइज होता है, हाई चार्ज होता है और वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन डी ब्लॉक के मेटल का कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। और अब आया स्टूडेंट बात कोऑर्डिनेशन नंबर का कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अ नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एक नंबर है, एक संख्या है जो हमें ये बताता है कि लिगेंड ने कितना लोन पेयर डोनेट किया। अरे लिगेंड का तो डेफिनेशन आपने यही ना बोला कि जो लोन पेयर डोनेट करे, किसको डोनेट करे, सेंट्रल मेटल एटम को। क्यों डोनेट करे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने के लिए। तो कितना लोन पेयर डोनेट किया, या लिगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो इस नंबर को बताने वाले हम लोग वैल्यू को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। मतलब अ नंबर विच टेल्स अस या विच indicate us how many coordinate bond is formed between the central metal atom and the ligand। central metal atom और ligand के बीच में कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नंबर को बताने वाले वैल्यू को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो जितना लोन पेयर डोनेट किया या जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड बनाया उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूं अनअजेबल स्फीयर, नॉन अनअजेबल स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड और ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर देता हूं। 2 पॉइंट इनफैक्ट मुझे डिस्कस करना है। एक मुझे डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन नंबर और एक मुझे डिस्कस करना है कोऑर्डिनेशन पॉली। स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर को समझने के बाद अब हम लोग एक अगला टर्मिनोलॉजी समझने वाले हैं, अगले टर्म को समझने वाले हैं जिसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब ये भी किसी नंबर को इंडिकेट कर रहा होगा। क्या, कौन से नंबर को इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट? तो सेंट्रल मेटल एटम के पास कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो उस चार्ज के वैल्यू को बताने वाले नंबर को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर में कंफ्यूज नहीं होना है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है कि लिगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम को कितना लोन पेयर डोनेट किया, या फिर लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो वो नंबर कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन सेंट्रल मेटल एटम के पास कितना चार्ज प्रेजेंट है वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको निकालना बताऊंगा। अभी आप देखो यहां पर पोटासियम फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब +1 चार्ज होता है पोटासियम के पास। तो पोटासियम के लिए मैंने लिखा +1, और पोटासियम कितने टाइम है स्टूडेंट? 4 टाइम है, तो इंटू 4 कर दिया। और सेंट्रल मेटल एटम यहां पर आयरन है। ओके स्टूडेंट, तो आप जानते हैं कि साइनाइड को हम लोग Cn माइनस लिखते हैं, मतलब साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो साइनाइड के लिए हम लोगों ने यहां पर लिख लिया -1
और कितने टाइम है साइनाइड, इंटू 6 टाइम है, और सम टोटल कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लिखा हुआ है, देखो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लिखा हुआ है, तो इक्वल टू 0 कर दो और इसको सॉल्व करो, तो +1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, उसके बाद क्या लिखा हुआ है x, और -1 इंटू 6 कितना हो जाएगा -6, इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा +2, मतलब सेंट्रल एटम के ऊपर चार्ज कितना है, +2 चार्ज है। तो यही जो चार्ज है, तो चार्ज जो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर है, तो उसे कहते हैं हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो स्टूडेंट देखो, दो तरह का नंबर है, एक नंबर सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर है और एक नंबर लिगेंड के पास है। तो लिगेंड के पास जो नंबर है उसे आप कोऑर्डिनेशन नंबर कहना, और सेंट्रल मेटल एटम के पास जो नंबर है जो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। आइए फिर से एग्जांपल देखते हैं। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो उसका हमको कैलकुलेट करना है, कॉपर का कैलकुलेट करना है, तो उसका हम लोग x मान लिए। और आप जानते हैं स्टूडेंट, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, हालांकि इस NH3 को इस चैप्टर में हम लोग अमाइन पढ़ते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस बात को, लेकिन NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसीलिए 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। कितने टाइम से, 4 टाइम है, तो इंटू 4 लिख दिए। और आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, जूनियर क्लास में भी पढ़े होंगे, इस सल्फेट को हम लोग लिखते हैं SO4 मतलब सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना है स्टूडेंट, -2 चार्ज है। अब आप देख लो, क्या इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। इसको सॉल्व करो, x 0 इंटू 4 कितना हो गया 0, और यहाँ क्या हो गया -2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है +2, मतलब कॉपर के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है +2। तो वो चार्ज जो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, जो चार्ज सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर होता है, उसी नंबर को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। थर्ड एग्जांपल में आ जाओ स्टूडेंट, देखो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर हमको चार्ज निकालना है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, x मान लेते हैं। अब ये इसको CO को हम लोग इस चैप्टर में कार्बोनिल पढ़ते हैं, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो 0 और 0 मैं निकालना बताऊंगा आगे स्टूडेंट, अभी आप ऑक्सीडेशन नंबर को समझो। 0 और 0 कितने टाइम लिखा हुआ है, 4 टाइम लिखा हुआ है, तो 0 इंटू 4, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल टू कर दो 0, और आप सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब स्टूडेंट कि वो वैल्यू जो हमें सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर प्रेजेंट चार्ज को बताता है, द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर। यहां 2 नंबर है, कंफ्यूज मत करना, जो नंबर सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर लिखा हुआ रहेगा वो ऑक्सीडेशन नंबर, और जो नंबर लिगेंड के पास लिखा हुआ रहेगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर। जो नंबर सेंट्रल मेटल एटम के पास लिखा हुआ रहेगा वो ऑक्सीडेशन नंबर, और जो नंबर लिगेंड के पास लिखा हुआ रहेगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर। जो नंबर सेंट्रल मेटल एटम के पास लिखा हुआ रहेगा वो ऑक्सीडेशन नंबर, और जो नंबर लिगेंड के पास लिखा हुआ रहेगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर। जब ये कोऑर्डिनेशन नंबर हमें ये बताता है कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, या लिगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम को कितना लोन पेयर डोनेट किया है। वहीं ऑक्सीडेशन नंबर हमें ये बताता है कि सेंट्रल मेटल एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है लिगेंड के साथ कंबाइन होने के लिए, तो वो चार्ज बताएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो उम्मीद करता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ गया होगा, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड समझ में आ गया होगा, आयनाइजेबल स्फीयर और नॉन आयनाइजेबल स्फीयर समझ में आ गया होगा। ये सब जोड़ा में बना हुआ है, अगर आप दोनों का डिफरेंस के साथ पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से चैप्टर समझते जाएंगे और कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब अगले टर्म्स को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। इसका मतलब होता है कि सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ लिगेंड किस रूप में सजा हुआ है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को मैंने शॉर्ट में यहां पर CMA लिख दिया है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ लिगेंड किस फॉर्म में अरेंज हुआ है, और इस अरेंजमेंट की वजह से क्या शेप उस मॉलिक्यूल को या आयंस को मिला है, उसे ही हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ लिगेंड किस फॉर्म में अरेंज हुआ है, और इस अरेंजमेंट के कारण से मॉलिक्यूल को क्या शेप मिला है, उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ लिगेंड किस फॉर्म में अरेंज हुआ है,
और इस अरेंजमेंट के कारण से उस मॉलिक्यूल को, उस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का क्या शेप निकल कर आया है, उसे ही हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। मतलब अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। जैसे स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 लिगेंड्स हैं जो 90 डिग्री एंगल पर मेटल से सराउंड हो गए हैं, और इस तरीके से इस मॉलिक्यूल का शेप जो बन के आया है वो है स्क्वायर प्लेनर। एग्जैक्टली स्टूडेंट, यहां पर जो लिगेंड्स हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट्स एंगल पर लिगेंड जो है वो मेटल को सराउंड किए हैं, और इस कारण से, इस अरेंजमेंट के कारण से मॉलिक्यूल का जो शेप आया है वो आपका टेट्राहेड्रल आया है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि लिगेंड जो है वो 6 लिगेंड जो है वो मेटल के चारों तरफ 90 डिग्री एंगल पर अरेंज हुए हैं, और इस तरीके से इस मॉलिक्यूल या इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का जो शेप निकल कर आया है वो ऑक्टाहेड्रल है। मतलब द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो अनअरेंजेबल स्फीयर, नॉन अनअरेंजेबल स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन मैंने आपको समझा दिया। बेसिक का आइडिया मैंने आपको दे दिया स्टूडेंट, और इस बेसिक आइडिया पे आप जितना स्ट्रॉन्ग कमांड करेंगे चैप्टर आपके लिए उतना ही इजी।